नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी 4 मई की हिस्टोरिकल इवेंट की, उसमें आप सभी का कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इस बार मैंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है इसको मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कोई शिकायत ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 3 मई। 3 मई को पूरे विश्व में पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है। इसको हम पत्रकारिता दिवस भी बोलते हैं और पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं। यह दिन हमारे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को समर्पित है जो अपने जीवन को संकट में डालकर पत्रकारिता करते हैं और हमें देश व दुनिया के अलग अलग हिस्सों की सारी खबरों को से अवगत कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 इज़ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये थीम है इस बार जो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था 2020 में, इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसका अर्थ ये होगा पत्रकारिता करना बिना किसी डर के या किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए। सब थीम्स फॉर दिस ईयर आर, मतलब जो और भी छोटी छोटी थीम्स वर्ल्ड फ्रीडम डे पे इस थीम के अलावा थी, वो थी सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिज्म एंड मीडिया वर्कर्स। मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा सारे मेल्स की या मतलब मैन या वुमेन जो पत्रकार हैं हमारे और मीडिया कर्मी हैं उन सब की सुरक्षा। और दूसरी थीम थी इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस। मतलब स्वतंत्र एवं अपने कर्म के प्रति समर्पित पत्रकारिता किसी भी राजनीतिक एवं व्यावसायिक भावना से स्वतंत्र होकर। इक्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया, जेंडर इक्वालिटी, मतलब चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी मेल्स हो या मेन हो वुमेन हो, मतलब सबकी बराबरी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड फ्रीडम डे की, मतलब ये कब से शुरू हुआ और इसको स्टार्ट करने की क्या वजह थी। ये शुरू हुआ था जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन की सन 1993 में। क्यों किया था? टू प्रमोट द इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीका प्रेस। अफ्रीका में जो पत्रकारिता है उसको उसकी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए। दिस वॉज फॉलोड बाय विंडहॉक डिक्लेरेशन। इसके बाद में विंडहॉक ने डिक्लेरेशन किया, एक चीज़ को उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि आज के दिन हम ये अनाउंस करते हैं कि हमारा जो प्रेस है, हमारी जो मीडिया है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। एज द डिक्लेरेशन उन्होंने जो ये घोषणा की थी वो 3 मई को की थी। तब से हम उस 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसके बाद में मतलब यूपीएससी वगैरह में ये पूछा जाता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है। सचिव, जो जनरल सचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और द यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग देशों में के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। कब की गई थी? मतलब उसकी नींव रखी गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। क्यों? क्योंकि ताकि वो हमारे जो इंटरनेशनली मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे अगर हम देखें तो एक दूसरे का साथ बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, कि सारे देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, इसलिए ये संस्था स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी करंट की तरफ। दूसरी करंट है हमारी कश्मीर सैफरन गेट्स जीआई टैग बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। कश्मीर का जो केसर है, इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ मैं। कश्मीर सैफरन गेट्स जीआई टैग, इसको जीआई टैग मिल गया है बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर में इसको जीआई टैग मिल गया है, इसने अपना नाम वहाँ पर लिखवा लिया है। कश्मीर सैफरन यानी कश्मीर का जो केसर है उसकी ख़ास बात यह है कि जो इसके रेशे होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत ही लंबे होते हैं। ये जो केसर है ये कहाँ कहाँ पे उगता है? ये उगता है कश्मीर में,
इंक्लूडिंग मतलब श्रीनगर में भी उगता है, पुलवामा में उगता है, बुडगाम में उगता है और किश्तवाड़ में उगता है। अब इसकी एप्लीकेशन किसने फ़ाइल की थी? डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग ने, सरकारी कृषि विभाग जो जम्मू कश्मीर का है, उसने इसको जीआई टैग दिलवाने के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें मदद की थी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एग्रीकल्चर की, कृषि की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे कृषि अनुसंधान के बारे में पढ़ाई होती है। उस यूनिवर्सिटी की मदद से कश्मीर में इन लोगों ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, जो कि कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में एंड सैफरन रिसर्च सेंटर, एक केसर का रिसर्च सेंटर है दुस्सू पंपौर में। इन तीनों ने मिल करके सैफरन को जीआई टैग दिलवाया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कश्मीर सैफरन होता क्या है। ये जो कश्मीर सैफरन होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये बाकी जो केसर होते हैं उनसे लंबा, और इसमें ये इसके धागे जो होते हैं, रेशे होते हैं, वो लंबे और मोटे होते हैं। इनमें जो है बहुत ही गाढ़ा लाल रंग होता है, और इनकी स्मेल, इनका अरोमा जो है, इनकी खुशबू वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। केमिकल फ्री होती प्रोसेसिंग होती है, मतलब बिना किसी कृत्रिम उत्पाद को यूज़ किए बिना इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लेवर आता है। ठीक है, और इसकी जो कलरिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, मतलब थोड़ा सा केसर डाल करके बहुत ज़्यादा मात्रा में कलर आ सकता है। ये जो है ये इसको उगाया जाता है, और इसको मतलब इसकी उगाई और इसकी कटाई जो है वो करेवाज जो है, मतलब जो वहाँ के उच्च भूमि है, हाईलैंड है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर वहाँ के लोकल फार्मर्स से करते हैं, और ये अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए पूरी दुनिया में फ़ेमस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये पूछी जाती है जम्मू कश्मीर के बारे में कि वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। बढ़ते हैं अपनी अगली करंट की तरफ। अगली करंट है हमारी, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट्स यूज़ ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइन। ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारे खिलाड़ी जो थे वो लार का उपयोग करके बॉल को चमकाते थे जब वो मैच खेलते थे, हमने अक्सर टीवी पे देखा होगा, तो अमेरिका ने उसको बैन कर दिया है। वहाँ पर अब आप बॉल में लार लगा के उसको नहीं चमका सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये कदम उठाया है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। ऑस्ट्रेलिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसको, और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट AIS, वहाँ का जो खेल का इंस्टीट्यूट है, उसने डॉक्टरों से, विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद में ये कदम उठाया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सलाइवा है जो वो लोग बॉल पे लगा के उसको चमकाते हैं, उससे जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है उन डिसीज़ेस का जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं, जैसे कि आजकल हमारा कोरोना है वो फैल रहा है। तो ICC ने भी ऐसा ही कुछ जारी भी किया था कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी बॉल्स पे सलाइवा ना लगाएं। अच्छा, अब इसमें एग्ज़ाम्स में आता है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वो आपको याद रखना है, और आपको आता भी होगा, कैनबेरा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट जॉन मॉरिसन। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपया यूज़ होता है वैसे वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ होता है। हमारी अगली करंट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आजकल तो कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, आप सब देख ही रहे हैं हमारा वायु प्रदूषण किस हद तक कम हो गया है। तो उसी को देखते हुए तो वो जो संस्था जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हमारे वायु प्रदूषण और हमारे वायु में जो मौजूदा छोटे छोटे कण हैं उनके बारे में पता लगाती है, वो संस्था है नेशनल एयर क्वालिटी डिपार्टमेंट है, जो हमेशा एक इंडेक्स देती है कि हर शहर में इतना बचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिल्ली में 93 है, गाज़ियाबाद में 95 है, नोएडा में 88, गुरुग्राम में 110, फरीदाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 96। इन्होंने नई दिल्ली में 17 सितंबर 2014 को एक अभियान चालू किया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो इससे क्या होता था, ये पूरे देश में हर जगह पर जा कर के वहाँ के वायु प्रदूषण को नापते थे।
उन्होंने अपना ये बोला है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है तो वाहन रोड पे चल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वायु प्रदूषण बहुत कम हो गया है। तो द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलॉन्ग विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन ऑपरेटिंग नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जो हमारा केंद्र सरकार का पोल्यूशन बोर्ड है, प्रदूषण कंट्रोल वाला, प्रदूषण नियंत्रित करने वाला विभाग है, वो हमारे राज्य सरकारों के प्रदूषण नियंत्रित करने वाले विभाग के साथ में मिल करके एक प्रोग्राम चला रहा है, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वो लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग आगे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए नए स्टेप्स ले सकते हैं। IIT कानपुर एंड एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेंडेड एन AQI स्कीम इन 2014। IIT कानपुर और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक साथ बैठ करके रिकमेंड किया था यही वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में। वाइल द अर्लियर मेजरिंग इंडेक्स वॉज लिमिटेड टू 3 इंडिकेटर्स, द न्यू इंडेक्स मेजर्स 8 पैरामीटर्स। जब हमारा पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ करता था उसमें 3 पैरामीटर होते थे, अच्छा, मध्यम और खतरा। लेकिन अब जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का इंडिकेटर है उसमें होते हैं 8 पैरामीटर्स। उसके बाद में अगली है द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस आर इंस्टॉल्ड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। हमारे कई जगहों पे कई शहरों में ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम हैं जो जैसे नॉर्मली कोई भी डेटा मिलता है वो एक हफ्ते में मिलता है, लेकिन कई शहरों में ऐसे मीटर लगाए गए हैं जो तुरंत उसी वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको दिखाते हैं। वो शहर हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। आगे हैं, बढ़ते हैं। सफ़र एक सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, मतलब सफ़र का फुल फॉर्म होगा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया गया है जिससे एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग इनॉग्रेटेड। ये सिस्टम है जो कि बेस्ड है एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग। ये हमारी एयर क्वालिटी को, मतलब हमारी वायु में कितना प्रदूषण है और हमारा जो है आज मौसम कैसा रहने वाला है, ये वो उस चीज़ का सिस्टम है, वो मेजर करता है। इसको इनॉग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बाय, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, और ये अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया जैसे पुणे में, मुंबई में और अहमदाबाद में ये लगा हुआ है। इसको अब ये सिस्टम कहाँ पे बना था? ये हमारे भारत में ही बना था। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, पुणे। पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीटियोरोलॉजी है, मतलब एक संस्थान है जिसका नाम है भारतीय संस्थान है वो ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी का, जो कि स्थित है पुणे में, IITM, वहाँ पर ये बना था। ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मीटियोरोलॉजिकल संस्था जो है, विभाग, वो इसको चलाता है। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनल इन दिल्ली। ये उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है जो हमारी इंडिया की पहली वो मशीन है जो ऑन टाइम, मतलब हमें मदद कर रही है हर समय के अनुसार, हर घंटे के अनुसार हमें अपनी एयर क्वालिटी पे नज़र रखने में। इट ऑल्सो मेजर्स सन्स UV इंडेक्स, जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, नीली किरणें हमारे सन, सूरज से आती हैं, उनको भी मापता है। और जो हमारे हवा में मरकरी है, कार्बन है, उस टाइम पे मौजूदा समय में उसको भी नापता है। और ये इन सभी चीज़ों के साथ में ये वेदर पैरामीटर्स, जैसे कि आज बारिश होने वाली है या धूप होने वाली है, उन सब चीज़ों को भी नापता है। It will also monitor existence harmful pollutants of benzene, toluene, xylene plus mercury। ये सब तो आपको पता ही होगा कि हमारे एयर में बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो जानलेवा होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, टोल्यूइन है, जाइलिन है, मरकरी है। ये सब कहाँ से निकलते हैं? ये सब हमारे जो हम वाहन चलाते हैं, वाहनों के मोटर से निकलते हैं, जो धुआं निकलता है मोटरों से, हमारी जो फैक्ट्री चलती है उनसे जो धुआं निकलता है, उन सब चीज़ों से बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन, मरकरी, ये सब निकलता है। तो उन सब चीज़ों को भी मॉनिटर करेगा ये सफ़र सिस्टम। Gives out real-time air quality index on 24/7 basis with color coding along with 72-hour advance forecast। 72 घंटे पहले ये हमें वेदर भी बता सकता है। जैसे कि अगर हमें परसों की वेदर जाननी है तो ये हमें आज बता देगा कि परसों हमारी जो मौसम हो सकती है वो ऐसी रह सकती है।
ठीक है। और ये रियल टाइम 24 घंटे 7 दिन काम करता है और कलर कोडिंग करता है। जैसे अगर खतरा है तो लाल कलर देगा, इसका मतलब है कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स उस वक्त बहुत ही ख़राब है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। बिसाइड्स हेल्थ, सफ़र सिस्टम विल बेनिफिट कॉस्ट सेविंग टू सेवरल अदर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टूरिज़्म एंड मैनी अदर। इसके फ़ायदे ये हैं कि बिसाइड हेल्थ को मतलब हेल्थ में तो फ़ायदा करेगा ही, लेकिन उसके अलावा ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि देखिए अगर मौसम ख़राब है तो आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर कैसे अफेक्ट होता है वेदर से, कि अलग अलग फसलें हैं। अगर बारिश अगर मान लीजिए आपको पता है कि अगर परसों बारिश होगी तो आप अपनी जो खेती है उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको उसी हिसाब से करेंगे कि अगर आपने खेती की और बारिश हो गया तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है, तो उस तरह से ये पैसे बचाएगा। फिर एविएशन है, एविएशन में आप जानते ही हैं कि अगर प्लेन में आप जा रहे हैं और नीचे बादल हैं तो फिर आपको लैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, तो अगर हमें 72 घंटे पहले अपने वेदर की खबर मिल जाती है तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओरिजिन गर्ल वनीज़ा रूपानी नेम्स नासास फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। भारतीय समुदाय की एक लड़की है, उसका नाम है वनीज़ा रूपानी। उसने नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर का नाम उसने रखा है, उसको इसका क्रेडिट उसको जाता है, जो कि एक 17 साल की वनीज़ा रूपानी है, उसको ऑनर किया गया है। नासा ने अपना पहला हेलीकॉप्टर जो मार्स पे भेजा है उसको, जिसका नाम वनीज़ा ने रखा है, उसका नाम है इनग्विनिटी। नासा ने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि जो भी मतलब उस पर एक एस्से लिखेगा कि नासा को अपने पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखना चाहिए, तो उसमें इन्होंने भी अपना लेटर लिखा था और उसमें ये विनर थी, तो इन्होंने उसका नाम इनग्विनिटी एडवाइस किया था, तो नासा ने उस अपने हेलीकॉप्टर का नाम इनग्विनिटी रखा है। और जो कॉन्टेस्ट था जो नासा ने रखा था इसके लिए, उस कॉन्टेस्ट का नाम था नेम द रोवर। और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो की है, अपनी शुरुआती शिक्षा, हाई स्कूल शिक्षा जो प्राप्त की है वो नॉर्थ पोर्ट अलबामा से प्राप्त की है। In March 2020, NASA announced that its next rover to Mars would be named Perseverance। अभी पहले वाले मार्स के रोवर का नाम इन्होंने इनग्विनिटी रखा है, और दूसरा जो मार्च में इन्होंने अनाउंस किया है कि जब ये दूसरा अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च करेंगे उसका नाम ये रखेंगे परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस एंड इनग्विनिटी आर शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन जुलाई 2020 एंड लैंड इन फरवरी 2021। ऐसा उन्होंने बोला है कि जो हमारा इनग्विनिटी और परसेवरेंस हैं, ये हमारे यहाँ से जो यहाँ से लॉन्च होंगे मार्स मिशन के लिए, वो जुलाई 2020 में लॉन्च होंगे, और वो जब मार्स पे पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे फरवरी 2021 में। और ये जो इनग्विनिटी है जिसका नाम वनीज़ा ने दिया है, वो पहला एयरक्राफ्ट है जो पावर्ड फ्लाइट करेगा, मतलब पावर्ड फ्लाइट हेलीकॉप्टर की तरह जो दूसरे प्लैनेट पे जाएगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो उसका नाम है जिम ब्राइनस्टाइन। हेडक्वार्टर ऑफ नासा और ये हेडक्वार्टर कहाँ है नासा के, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। आगे देखते हैं, अपनी अगली करंट है, महाराष्ट्र टू प्रोवाइड फ्री इंश्योरेंस कवर प्रीमियम टू इट्स पीपल। महाराष्ट्र जो है वो फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी देगा जो अपने निवासियों को। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है कि जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी जनता उसकी महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत उसके अंडर आती है, उन सब को वो मुफ्त में इंश्योरेंस कवर प्रीमियम देगी। जो अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है, उसमें जो महाराष्ट्र स्टेट है वो फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट वो सबको जो है मुफ्त में अपनी स्वास्थ्य की परीक्षण मुफ्त में देगा। टू 100% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जितनी भी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की वो सबको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट देगा, सबको मुफ्त में चिकित्सा देगा।
With this inclusion, Maharashtra has become India's first state to provide free and cashless insurance premium to people of the state. महाराष्ट्र जो है पूरे देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कैशलेस इंश्योरेंस देगा, मतलब फ्री देगा, मुफ्त में देगा और बिना कैश के इंश्योरेंस प्रीमियम देगा जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको। अभी प्रेजेंट में महात्मा ज्योति फूले जन आरोग्य योजना जो है वो 85% जो है राज्य की पॉपुलेशन को कवर करती है। विद द लेटेस्ट जो नई अनाउंसमेंट हुई है, इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं, जो लाभ है, वो जो बाकी के 15% लोग हैं राज्य के, उन तक भी पहुंचाए जाएंगे। ये जो लेटेस्ट घोषणा हुई है, जो अभी नई घोषणा हुई है, ये बाध्य करती है जो राज्य सरकार है और जो अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं और जो राशन कार्ड होल्डर हैं, वो सभी इस स्कीम के तहत अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अंडर द इंश्योरेंस पीपल नीड डॉक्यूमेंट सच एज राशन कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके लिए लोगों को अपना एक राशन कार्ड चाहिए होगा या फिर वो जहाँ पर रहते हैं निवास प्रमाण पत्र इस स्कीम को में अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं वो कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। बढ़ते हैं आगे। CAIT टू रोल आउट नेशनल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स है वो, उसने ये डिसाइड किया है कि वो जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं, राष्ट्रव्यापी खुदरा व्यापारी, उन सबको एक साथ मिला करके सबके सहयोग से, और जो राष्ट्रीय खुदरा व्यापारी, राष्ट्रव्यापी संस्थाएं हैं खुदरा व्यापारी की, उनको और सभी भारतीय व्यापारियों का संघ एक साथ मिल करके जो है वो ई-कॉमर्स कंपनी चलाएगा। जो 95 और ये खुदरा व्यापारी हमारी भारत में जो 95% खुदरा व्यापारी हैं उन सबको मिला करके ये चलाएगा। और हमारे जो ताकि जो हम लोग लॉकडाउन में सामान नहीं मिल रहा है, वो जो चेन है वो टूटने ना पाए और सबको घर सबको आसानी से सामान मिल जाए। इसमें CAIT संस्था ने सोचा है कि वो 1 करोड़ रिटेलर्स को इसी तरह नेशनल प्लेटफॉर्म में 2020 के आखिरी तक ले आएगी। इससे क्या होगा, ये जो हमारा रिटेल मार्केट है, ये हमारी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट प्लेस हमेशा के लिए बन जाएगा। आगे है न्यूजीलैंड क्रिकेट अनाउंसेस ANZ क्रिकेट अवार्ड। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है अनाउंस करा है कि वो ANZ क्रिकेट अवार्ड देगी, मतलब पुरस्कार घोषित करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज़ अनाउंस्ड एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड वर प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक। इनको पहली बार दिया गया है क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट हुए हैं एनुअल न्यूजीलैंड अवार्ड कोविड की पैंडमिक, मतलब ये कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए। न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन हैज़ बीन नेम्ड एज मेंस ODI। एकल पुरुष ODI में केन विलियमसन को अवार्ड मिला है। इसके बाद में वुमेन ODI प्लेयर एकल महिला का जो पुरस्कार मिला है वो सूजी बेट्स को मिला है। और उसके बाद में वुमेन T20 प्लेयर का अवार्ड मिला है सोफी डेविनी को, और मेंस T20 प्लेयर अवार्ड मिला है रॉस टेलर को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 4 मई। भारतीय फायर फाइटर डे जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 4 मई को मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है और ये 1999 से मनाया जाता है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो 1999 में हुई थी टू रिकॉग्नाइज द ऑनर, ताकि हम उन सभी, और ये दिन उन सभी फायर फाइटर्स को समर्पित है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आग बुझाते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करें और उनका एक अच्छा समुदाय और एक अच्छा वातावरण उनके लिए तैयार करें ताकि वो
आराम से रह सकें। द डे वॉज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द डेथ, इस दिन को हम तब से मनाते हैं जब से 5 फायर फाइटर्स की मृत्यु हो गई थी बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में 2 दिसंबर 1998 में। तो उनकी डेथ को याद करते हुए ये फायर फाइटर डे मनाया जाता है। उसके बाद में आगे आते हैं, HDFC बैंक रिलीज़ सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे। HDFC बैंक ने एक अपना गाना रिलीज़ किया है, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पर आ गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों में जोश भरने के लिए ये गाना बनाया है। इस गाने को लिखा है प्रसून जोशी ने और इसका म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने। और HDFC बैंक ने ऐसा घोषणा किया है कि वो 500 रुपये हर बार कंट्रीब्यूट करेगा जितनी बार ये गाना जो है सोशल मीडिया पे शेयर होगा, और ये 500 रुपये वो PM केयर फंड में देगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं UPSC में वो आते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ UP मतलब हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक मतलब इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है आदित्य पुरी। जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस AK त्रिपाठी पासेज अवे। जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल ऑफ इंडिया AK त्रिपाठी, उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये संक्रमित हो चुके थे नोवल कोरोना वायरस से। इन्होंने शपथ ली थी एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल ऑफ इंडिया में एक जुडिशियल मेंबर की तरह शपथ ली थी 2019 में, और उसके बाद में इन्होंने एक संस्थान भी खोला था, इंस्टीट्यूट ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। इनकी पढ़ाई हुई थी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने एडिशनल जज की तरह पटना के हाई कोर्ट में 2006 तक अपनी सर्विस दी, एंड ये एक मेंबर भी थे परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट 2007। 2007 में ये एक परमानेंट जज थे हाई कोर्ट के। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री अवार्ड KS निसार अहमद पासेज अवे। पद्मश्री विजेता KS निसार जो हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही फेमस कविताकार थे। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जो था नित्यो सेवा कवि। इनका जन्म जो हुआ था वो देवनाहल्ली कर्नाटक में हुआ था 5 फरवरी 1936 में। उसके बाद इनको पंपा अवार्ड मिला था, जो कि एक सर्वोच्च अवार्ड है लिटरेरी का, जो कि 2017 में मिला था। इनको राज्योत्सवा अवार्ड भी मिला था 1981 में, और पद्मश्री विजेता रहे हैं ये 2008 के।